खबर में खुश आमदीद में हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। मौजूद मेहमान का तारुफ भी करवाते हैं मगर ज़रा रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दें। खान साहब को अस्पताल में नामुंतकिल करके क्या हुकूमत पर तौहीन अदालत लग सकती है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात बताया जा रहा है, बड़ी अहम मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई है, क्या पैगाम दिया गया, नहीं दिया गया, क्या मामला था, इस पर बात करेंगे। इसके बाद ईरान के और तुर्की की क्या अब अगला, जिस तरह ईरान कहा था इजराइल ने कि अगला निशाना तुर्की होगा, और जो शाम में उन्होंने कुर्दों पर जो गोलाबारी की है, इससे क्या अब तुर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमीर रज़ा कत्ल केस 7 इदारों के हवाले कर दिए गए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब, दानिशवर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। बड़ी मेहनत से हमने मामलात को इस ऐसी नहज पे ले आए हैं, कोई पता नहीं चलता कौन किसके साथ है। 2 पार्टियां तो हमने रखी हुई थी, झाड़ फूंच के कभी एक को ले आते थे कभी दूसरी को। अब खान साहब बीच में आ गए हैं और बेचारे, यानी वो एक अलग बात कि यानी उनको यानी अस्पताल में लेके जाना भी जो है, अब वो जो है वो क्या, यानी एक आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में है और ऊपर हम सियासत खेल रहे हैं कि जी क्या बात कर दी होगी नकवी साहब ने जाके शहबाज शरीफ साहब से, माशाल्लाह मुल्क की तारीख का रुख बदल जाएगा। बहरहाल चलें, आप हमें ये बता ही दें कि क्या आपको नज़र आ रहा है इससे पंजाबी में, इस कड़मस से या इस स्टेलमेट से कोई निकलने का रास्ता है, या इसी तरह ये ज़िंदगी सिसकती रहेगी हमारी। जनाब दुरानी साहब। लेकिन सर एक थोड़ा सा पैगाम भी है, अभी ताज़ा तरीन है, मैं ताकि आपके सामने रखूं कि पैगाम भी लगता है कि कोई आया है कि क्यों अभी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है नकवी साहब के साथ, और उसमें फ़ैसला कहा जा रहा है कि किया गया है कि आज मुंतकिल किया जाएगा, और अभी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। हुकूमत तो नहीं चाह रही थी, हुकूमत चाह रही होती तो आज तक हो जाता। ये कहाँ से ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है, कोई मुमकिन है कुछ बड़े घर से पैगाम आया? अवाम का दबाव भी कोई चीज़ होती है ना, ठीक है ना। मैं तो हमेशा से हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि अवाम और इदारों के दरमियान टकराव कायम रहे, और उसके लिए वो यूज़ करते थे खान साहब को। अब इदारों का और अवाम का टकराव तो होने नहीं चाहिए। अवाम, इदारे सबके होते हैं, अवाम भी सबके होते हैं। ये जी पूछ के बताएंगे, रख के बताएंगे, ये करेंगे, मतलब पोलिटिसाइज करने की जितनी कोशिशें थीं, मेरा ख्याल है कि अब उसके बारे में एक एहसास पैदा हो गया है कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। किसी के सियासी मफाद में हो तो वो अपनी सियासत आप करें ना, हमारे पे क्यों लोड होता है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट एक क्लियर इंडिकेशन है सर कि ये नॉनसेंस जो है इसको बंद करो। मतलब ये जो आपने एक मजाक बनाया है अदालतों का, मतलब 27वीं 28वीं तरमीम होगी तो अब अदालतों को जनाब वो बना दो, लट्टू बना दो, फिर मुल्क की आवाम का एतमाद ख़त्म हो जाता है स्टेट से। बिल्कुल, इसका नुकसान फिर स्टेट को होता है। तो अब इस चीज़ का मेरा ख्याल ये है कि ये अदराक अब पैदा होता जा रहा है। यानी स्टेट ने ये पैगाम दिया है कि बस, मैंने तो कल कहा था अदालती फैसले पर अमल मैंने कल कहा था, मैंने कहा ये येलो कार्ड है, इन्हू वेख लो वरना सुर्ख आ जाएगा। तो अभी इन्हीं के फायदे में है। लेकिन इसमें एक जो डील का तासर भी दिया जा रहा है कि डील हो गई है बानी पीटीआई के साथ, और बानी पीटीआई मान गए हैं, और ये यहां तक कहा जा रहा है कि गारंटी वारंटी हर चीज दी जा चुकी है। देखें जी, मैंने आपके साथ और कारी साहब के साथ मेरी बड़ी दफ़ा बात हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि खान ने डील कोई नहीं करनी, डायलॉग रोकेगा नहीं, डायलॉग करता रहेगा। मुझे ये गुमान है कि ये डायलॉग भी उसने खुद किए हैं। अच्छा जी। और ये डील नहीं हुई, ये सेटलमेंट हुई है। यानी ये डील नहीं है, सेटलमेंट है। हाँ। और जो मुलाकातें नहीं हो रही थी, एक वक्फा था, उसके दौरान ये सारा कुछ मेरा और आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जी, तो हम सेटल ही करेंगे ना उसको। तो मतलब ये है कि हुकूमत के साथ, स्टेट के साथ, एक बीमार आदमी को इलाज नहीं करने देना, एक केड़ी सियासत है। एक जनाब एक इंसान को उसका हक नहीं देना, ये कौन सी सियासत है।
मतलब रिश्तेदारों को नहीं मिलने देना, खुद 25-25, 30-30 के मेले जाके मिलते थे जी, इस अस्पताल में नहीं जाएंगे, इस अस्पताल में जाएंगे। तो सर सेटलमेंट, हम सेटलमेंट पे ही आ जाते हैं। सेटलमेंट हुई है, सेटलमेंट के बाद क्या इलाज के बाद बाहर भी बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं? इसके असरात क्या होंगे, सियासी असरात क्या होंगे, या मुस्बत होंगे या मौजूदा हुकूमत के लिए कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? एक बात मैं, क्योंकि बिलावल साहब ने कल कोई काला देखा है, कल उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है। अल्लाह करे उनको नजर आ जाए। लेकिन मेरा ये इसके बारे में ये राय है कि इनका जो इस सेटलमेंट के बाद, ठीक है ना जी, फर्दर सेटलमेंट्स होंगी जी, जो और इश्यूज जी 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 पेंडिंग इश्यूज हैं वो सेटल डाउन करते जाएंगे। और जहां तक खान का ताल्लुक है, वो एक चीज को बहुत गार्ड करेगा कि ये कोई तासुर ना बने कि उसने कोई डील की है। उसने 3 साल जेल भुगत ली है ना, तो अब उसे क्या जरूरत है डील करने की? अब तो वो सेटलमेंट्स ही करेगा, अपने हक ही लेगा जो हक इन्होंने दबाए हुए हैं। हाँ, अदालत के जरिए हक मिल जाए वो भी ठीक है, डिस्कशन और डायलॉग के जरिए मिल जाए वो भी ठीक है, और बेहतरीन ठीक तो है। सेटलमेंट का नतीजा क्या आप कौमी हुकूमत देख रहे हैं, नए सूबे बनते हुए देख रहे हैं, इंतजामी यूनिट बनते हुए देख रहे हैं, या कोई इलेक्शन देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो इसमें ख्याल ये है कि पहली किस्त में तो मौजूदा जो असम्बली है उसी का कोई ना कोई 2-3 इस्तेमाल तो होने चाहिए या होंगे जी, ठीक है ना। मतलब यह है कि सूबों के बारे में, बलदियाती इदारों के बारे में, आइंदा इंतखाबात के बारे में इसकी यूटिलिटी जो है उसको आउटलिव किया जाएगा। और उसमें नंबर्स जो हैं, इस वक्त देखें पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, नून का कोई मेंबर नहीं है, सारे मेंबर पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो उस कट के नतीजे में जो भी देखें, होता यह है कि जब तक इनके अपनी मफादात वाली अमेंडमेंट्स या कोई कानून साजी होनी होती है, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जहां आवाम का मफाद आ जाए, ये सड़कों पर लेट जाते हैं कि जी नहीं, हमारी लड़ाई हो गई है। लड़ाई कहां से? लेकिन सर, आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग की और पाकिस्तान की बात की है। नून लीग शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी जरदारी खानदान और बिलावल भुट्टो जरदारी सारा। अब बाकी जो नुमाइंदे हैं सारे पाकिस्तान के हैं। क्या ये अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने जा रहे हैं और अगला निज़ाम तय करने जा रहे हैं? देखें जी, अगर ये इन्होंने हिंदुस्तान बनने की कोशिश की जी, दोनों ने, कि जी हम पानी नहीं देंगे, हम जी नहरें नहीं निकालने देंगे, हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, हम सूबे नहीं बनने देंगे, हम जनाब बल्दियाती इदारे नहीं बनने देंगे, तो वो सारे पाकिस्तान बन जाएंगे फिर। यानी उस तरफ मामला जा रहे हैं। पहली किस्त में आपने बात की कि इसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, अगली किस्त क्या आएगी सर? देखिए जी, अगली किस्त में मेरा तो प्रपोजल ये है कि पहले तो 2 सूबे आने चाहिए जिनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं कर सकता, बहावलपुर और हज़ारा। पीपल्स पार्टी भी नहीं एतराज़ कर सकती, नून भी नहीं एतराज़ कर सकती, मोहसिन नकवी फार्मूले पे भी पूरे हैं, मियां आमर फार्मूले पे भी, सब फार्मूलों पे वो दोनों सूबे पूरे हैं। 2 सूबे बन गए अगर, फिर तो फ्लड गेट खुल जाएगा जी, बिल्कुल। फिर तो हर कोई कहेगा कि लेकिन सर इसके लिए तो 28वीं तरमीम चाहिए। 28वीं तरमीम तो होगी ना। देखें, ये सूबे बनने का अमल जो है, लेकिन उस तरमीम से कोई पीछे नहीं हट सकता। वो पार्टियां जिन्होंने ये रेजोल्यूशन किए हुए हैं वो इस कमिटमेंट से पीछे हटेंगी, तो फिर आगे तो इनका इलेक्शन क्या लड़ना, इनके लिए चलना मुमकिन नहीं रहेगा। बावलपुर में तो इनमें से कोई नहीं आ सकेगा, हजारा भी कोई नहीं जा सकेगा, इन्हें करना पड़ेगा। अब ये वो मतलब इनके लिए नो गो सिचुएशन पैदा हो रहा है, मतलब हो गया है भैया, नजर आ रहा है। जो भी आप इसको कह लें, मैं लाउड बात नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनके लिए अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। इन्हें अवाम का, हाँ, बल्दियाती इदारों की अमेंडमेंट आएगी जी, उनको कंप्लीट एम्पावर किया जाएगा। बल्दियाती इदारों को वही स्टेटस मिलेगा जो सूबाई हुकूमतों को मिलता है। कोई बल्दियाती इदारों को कोई वो नहीं कर सकेगा, ख़त्म सूबा नहीं कर सकेगा। उनके वसाइल जो है उन तक ट्रांसफ़र होंगे। और ये जो 18वीं तरमीम के फ्रॉड के ज़रिए इन्होंने डाका डाला हुआ है अवाम के वसाइल के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के वसाइल बना के, तो मेरी तो दिल को ठंड पड़ती है। मैंने उस वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और इनका कहर मैंने बर्दाश्त किया था। सब कुछ इसी साल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2026 को तब्दीलियों का साल कहते हैं, पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। मेरा तो ख्याल है ये तो छोटे छोटे काम है, ये तो हो जाने चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। 2 सूबे बन जाएं, बल्दियाती इदारे
जो कि आज से 80 साल पहले एम्पावर होने चाहिए थे, अब तो हो जाए। ठीक है जी। और उसके बाद जो है अवाम के रिसोर्सेज जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। कायद साहब, दुरानी साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए और इसी साल होना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? नहीं, क्या होना चाहिए, मुझे तो एक स्टेलमेट नज़र आता है। अभी आज औरंगज़ेब साहब की स्टेटमेंट जो छपी है उसमें हमने देखा है जी, उनका जी वो $10 बिलियन जो हमने मांगे हैं वो कर्जा नहीं है। तो कर्जा नहीं है तो क्या भाई, वो तोहफा है। असल में मेरी राय तो ये है दुरानी साहब कि ये एक ही बात है कि ये डिसफंक्शनल है। ये डिसफंक्शनल होगी, ये बिल्कुल ठीक बात कही। क्लैप्स की जो कही उन्होंने अपना हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने। मगर बात ये है कि इससे आगे कैसे चलना है, पैसे कितों आएंगे। यानी स्टेट की अर्निंग तो है कोई नहीं, यानी पैसे हैं कोई नहीं। जो पैसे चार कमाते हैं वो ये उठा के गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजली भी यही बना रहे हैं, चीनी के कारखाने भी इन्हीं के हैं, और रियासत की किटी में कभी हम इधर से तो असल इशू तो ये है, इमरान को ले आए ना ले आए, इमरान अंदर रहे बाहर रहे, भाई हु विल रन दी शो। यानी अब बात यह है कि पैसे किधर से आएंगे जिनके मुंह को खून लगा हुआ है। आप तो दुरानी साहब आप देख चुके हैं, आपने पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कि लांचों में रख के मुबैना तौर पर डॉलर निकल रहे हैं। तो जब तक वो गैप ब्रिज नहीं होता, जिन्हों मर्जी ले आओ। दुरानी साहब, देखें सर, मेरा तो ये बुनियादी नुक्ता हमेशा से रहा है कि ये जो हमारा जो मुल्क का इकोनॉमिक टैंक है उसके अंदर जो है पूरा एक सुराख नहीं हुआ हुआ, मोरा हुआ है, जिसमें से ये सब कुछ ड्रेन करते जा रहे हैं। ये अवाम के रिसोर्सेज भी ड्रेन कर रहे थे। आप देख लें वो 57% जो आपको मिलता है NFC अवार्ड का सूबों को, वो तो बोरियों में पहुंच जाता है ना चीफ मिनिस्टर्स के पास, और वहां से वो जो मर्जी करे। तो लिहाजा इन तमाम रास्तों को बंद करने का तरीका जो है, पहले तो आईनी तौर पे ये रास्ते बंद करने पड़ेंगे। आपको NFC अवार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिविजिट करना पड़ेगा, उसको गार्ड करना पड़ेगा, उसको अवाम तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके बगैर ना अवाम राजी ना दुनिया राजी। बाकी जहां तक सवाल है ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो, अब देखें इनके हाथों, वो शायद आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं मईशत को, इनके हाथों से शायद वो हो नहीं सकती। इनके हाथों में सुराख है, इनकी नीयतों में सुराख है, इनकी ख्वाहिशों में सुराख है। मतलब ये मुल्क के लिए सोच ही नहीं सकते, आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। अब ऐसी सूरत हाल में अगर ये ना आए होते तो मुल्क आज बेहतर हो गया होता। ये 47 के घोड़े पे बैठ के आ गए तो अब पूरा मुल्क जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। तो आगे का रास्ता ये है कि पहली किस्त में जो छोटे सुराख हैं उन्हें बंद किया जाए, आगे बढ़ा जाए, आवाम को एतमाद। देखें कल के फैसले से जो सबसे बड़ी मुझे उसकी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि आवाम में होप पैदा हुई है कि हमारा शायद जुडिशल सिस्टम जो है वो किसी हद तक रिवाइव हो रहा है, और उसको इन्होंने पूरी कोशिश की कि तारबिटो करें। हुकूमत ने देर नहीं लगाई कि उसके ऊपर जो है उन्होंने उस होप को भी, मतलब हया था इनके लिए अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते, इनकी भी इज्जत बन जाती, लेकिन इन्हें इज्जत रास नहीं थी। तो बैन ही अब वो इक़दामात करने पड़ेंगे जिन इक़दामात के नतीजे में आवाम में उम्मीद पैदा हो और इनकी हैसियत इनके आईनी लिमिट में आए, जो कि ये लिमिटलेस हुए हुए हैं हाइब्रिड बन के, वो इनकी हाइब्रिडिटी अब खत्म होने का वक्त आ गया। चले, ये हाइब्रिड जो इन्होंने दुरानी साहब ली हुई है वो अब खत्म होनी चाहिए। अच्छा मियां साहब ये फरमाएं, आप र्यूमर मिल चल रही है कोई कालों वगैरह की, कोई कालें पकड़ी गई हैं, क्या है यहाँ कभी वीडियोस निकल आती हैं, कभी कालें निकल आती हैं। माशाल्लाह पॉलिटिकल सिस्टम तो हमारा मिसाली है। बहरहाल फिर भी तफन्नुन तबा के लिए कुछ बताइएगा, क्या खबर है ये? देखें कायद साहब, जब अभी दुरानी साहब भी फरमा रहे थे कि ये वक्त आ गया है, तो जब वक्त आता है तो इस तरह की कालें जो हैं वो भी पकड़ी जाती हैं और बहुत सी अनहोनियां भी होती हैं, और ऐसी अनहोनी जो है वो सामने एक आ रही है। अभी ये कंफर्मेशन इसकी नहीं हो पा रही, लेकिन किसी खातून की काल जो है वो पकड़ी गई है और वो बहुत से जो है वो पर्दों पर से जो क्या कहते हैं कि राज के पर्दे जो है वो खोलने के ये काल है। अब देखें इसको जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगी, मैच्योर होगी, तो ये सामने आएगा और हो सकता है
कि इस तरह की बहुत सी कालें जो हैं वो सामने आए और बहुत से अनहोनियां भी सामने आए जो कि हो रही हैं। निशानियां आपको गुज़श्ता 17 दिन से नज़र आ रही हैं कि बहुत सी निशानियां नज़र आ रही हैं। दुरानी साहब, जो जब निशानियां की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी निशानियां नज़र आ रही हैं। कोई एक आदि हमें भी दिखाए ना। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी निशानियां नज़र आ रही हैं सर। कल सारा दिन हलचल, मुझे तो 2022 वाला मामला लगा कल जो पार्लियामेंट में मैंने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर उसी तरह की हलचल थी जो 2022 में इमरान हुकूमत के खिलाफ हलचल थी। और उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव थे, उस वक्त की अपोजिशन एक्टिव थी, उस वक्त के साथ जो इत्तेहादी थे या वो जो चाहते थे कि ये निज़ाम अदम एतमाद आनी चाहिए, वो एक्टिव थे। कल मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टिव नज़र आए, अचकज़ई साहब के पास वो गए, फिर उसके अलावा जो है वो अलामा राजा नासिर के पास गए। और ये जो जितनी हलचल नज़र आ रही है, आपको क्या अदम एतमाद की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है या मुज़ाकरात की तरफ PTI के साथ मुज़ाकरात होंगे और सब हंसी खुशी जो है इसी तरह रहेंगे? देखें, हंसी खुशी तो रहना मुश्किल है क्योंकि ये हंसी खुशी से तो आई नहीं जी। तो अब ये है कि सब चीज़ों का ऐसे चलना भी अब मुमकिन नहीं है, वो भी अब टाइम पूरा हो गया। आपको याद है मैंने तो इलेक्शन वाले दिन कहा था कि कंधे पे ऐसा बोझ ज़्यादा देर नहीं उठाया। बिल्कुल ऐसा। तो वो अब वक्त आ गया है कि कंधे उस बोझ को। तो मेरा ख्याल ये है कि इनकी जब हाइब्रिड प्रोटेक्शन ख़त्म होगी जो इन्होंने खुद ली हुई है, तो उसके बाद फिर वो सब चीज़ें सर उठाएंगी जो इनकी हकीकतें हैं। और इनकी अपनी पार्टियां, इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इनके लिए सुजान रू भी बनेंगे। और इसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि इनके अब इन पार्टियों के अंदर जो है टकराव का अमल शुरू होने वाला है। नून के अंदर टकराव नजर आ रहा है। यानी आप ये बता रहे हैं कि कोई बनेंगे अंदर शायद कोई ज़हनी वक्त हुआ चाहता है, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स का। बहरहाल थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब, यू आर सो काइंड टू एनलाइटन अस ऑन दीज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़। और बड़ी इंसाइट आपने हमको दी कि फिर कहानी के बदलने का वक्त आ गया है। अब कौन से किरदार होंगे ये भी हम देख लेंगे, मगर फ़िलहाल एक ब्रेक है, देखेंगे ईरान के बाद क्या तुर्की भी इस जंग में इन्वॉल्व होने जा रहा है। हमारे साथ एक माहिर होंगे दिफाई, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, इससे पहले एक इजराइल की स्टेटमेंट आई थी कि आफ्टर ईरान तुर्की है उनका निशाना। वैसे तो हम भी उनका निशाना रहे हैं, खैर ईरान से ही उनको फरागत नहीं मिली बल्कि ईरान उन्हें फ़ारग करता नज़र आता है। अब ये जो सीरिया में उन्होंने किया है, क्या इसके बाद तुर्की की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है? उधर वो ज़ाहिर नेटो का मेंबर भी है, उसने उधर भी इजराइल के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक, ट्रेड तो वो करता है तुर्की उनके साथ। तो कैसे देखते हैं आप इस इक्वेशन में, उस बदली हुई कॉन्फ्लिक्ट में? बहुत शुक्रिया गाजी साहब और मियां साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो इस वक्त तुर्की की पोजीशन है वो यूनिक है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि एक तरफ तुर्की नेटो का मेंबर है, बल्कि ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ वाइज दूसरा बड़ा मुल्क है। बहुत ज़्यादा मिलिट्री और वेस्टर्नाइज और ख़ास तौर पर अमेरिकन इक्विपमेंट है उसके पास। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक्सेस उसको दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और तुर्क बहुत काबिल लोग हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी इमोशनल कनेक्शन ये भी है कि मैंने तुर्की में इस्तांबुल में ही वॉर कोर्स किया है, टर्किश लैंग्वेज सीख के किया था काफ़ी साल पहले। तो उस वक्त भी ज़ाहिर है हमारे साथ कोलैबोरेशन भी थी और बहुत ज़्यादा एक एडवांस और एक पैशनेट कॉम भी है। लेकिन दुनिया को अब जाहिर हुआ कि अगर किसी वक्त भी अमेरिका को चॉइस करना पड़ा बिटवीन इजराइल और वो कोई और मुल्क, तो फिर अमेरिका हमेशा इजराइल को फौकियत देगा। नेटो में होने के बावजूद आपने देखा इजराइल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली थ्रेट्स करता रहा। जो क्लोज एलाइज थे मिडल ईस्ट में, उनको अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अमेरिका का एक और ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि यूक्रेन को उस तरह मदद नहीं दे सका, ऑल्दो वो टॉपिक नहीं है, लेकिन इस वक्त यूक्रेन बहुत क्राइसिस में है और इवन उन्होंने यूके से मदद लेनी शुरू की हुई है। जो वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल फायर कर रहे हैं रशिया के ऊपर, अमेरिका मदद नहीं दे रहा। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का एक छोटा सा मैं और भी जाहिर कर देता हूँ यहीं पे, वो ये कि इस वक्त यूक्रेन 39 जहाज F-16 उड़ा रहा है जो अमेरिका के बने हुए हैं, लेकिन एक भी अमेरिका ने खुद नहीं दिया।
अमेरिका ने दूसरे मुल्कों से दिलवाए थे, नीदरलैंड और दूसरे मुल्कों को कहा था कि कंट्रीब्यूट करके 39 जहाज दे दें यूक्रेन को। सो अब ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अमेरिका का जो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है वो मुल्कों में एक रियलिज्म आई है, और ख़ास तौर पर मैंने जैसे अर्ज किया कि इजराइल के मुकाबले में जब भी आएगी तो फोकियत इजराइल को मिलेगी। स्टैंड अलोन तुर्की की ऑब्लिगेशन ज़रूर है कि वो एक नाटो का अहम मुल्क है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर पैदा हुई है और ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के दरमियान वो भी पैदा हुआ है। और उसी की वजह से आपने नोट किया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा हुआ है, एक बैकड्रॉप में कंट्रीब्यूशन वो भी है अमेरिका का अपना रिलायबिलिटी इन द मिडल ईस्ट और अमेरिका की अपनी रिलायबिलिटी बिटवीन तुर्की एंड इजराइल, अगर को खुदा न खास ऐसा मौका आया तो आई थिंक आने वाले वक्तों में एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जैसे तुर्की को है, वही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अमेरिका शायद किसी स्टेज पर भी तुर्की को वजन नहीं डालेगा एज कम्पेयर टू दैट। और तुर्की इंडिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा, मिलिटरीली भी बहुत एडवांस है। लेकिन जिस साहब जो अभी सूरत हाल है वो तो नजर ये आ रही है कि जो तुर्की और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि शाम के अंदर जैसे उन्होंने हमला किया, बाकायदा उन्होंने फजाइया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, और वहां पर जो है वो बाकायदा तुर्की ने इस पर एहतजाज तो किया है, मजम्मत भी की है, और वहाँ गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। और इससे पहले एक बयान भी आया था कि अगर ईरान जो है जल्दी निपट गया तो फिर तुर्की की जो बारी है। तो क्या वाकईतन दोनों मुल्कों की जंग हो सकती है? इजराइल जो है वो तुर्की को खतरा समझता है, एक बाकायदा खतरा, और वो उसको इस खतरे को निपटाने की कोशिश करेगा? इस वक्त फौरी तौर पर तो नहीं मियां साहब, लेकिन जिस तरफ सीरिया जब हमले के लिए चुना जाता है इजराइल की तरफ से तो उसके टू प्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं। सीरिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस या डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस ईरान का रहा है, अभी नहीं, पहले पिछली हुकूमत में। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं और सीरिया बहुत एक किस्म का बेस लाइन रहा है। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब दूसरा आपने देखा जिसकी तरफ आप इशारा कह रहे हैं कि तुर्की की बहुत सेंसिटिविटी है, तो जब इजराइल चॉइस करता है कि सीरिया में उसने स्ट्राइक करनी है तो वो दो मुल्कों को हिट कर रहा है, इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली ईरान को भी और ऑब्वियसली तुर्की को भी। और तुर्की की डेफिनेटली सेंसिटिविटी है और ये मैसेजिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अभी वो जंग में चला जाएगा तुर्की के साथ, ये टाइमिंग्स बड़े आउट हैं। और अगर वो जा सकता तो वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर देता। ये सिर्फ सिग्नलिंग है एक डिस्ट्रैक्ट करने की और उनको वॉर थिएटर से दूर रखने की और उस मुआहदे को अंडरमाइन करने की जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान हुआ है। एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन मैं जरूर देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरफ आप कह रहे हैं कि अगर एक प्रोलॉन्ग जंग में जाना चाहता है इजराइल इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल इन हालात में जब अमेरिकन खुद ट्रबल में है, इजराइल स्टैंड अलोन तमाशाई बना हुआ है, 1.5 महीने बाद इलेक्शन है नेतन्याहू के, पहले ही पिछली जंग से नेतन्याहू को बिल्कुल हासिल नहीं हुआ जो वो चाहता था। एक वॉर ट्रॉफी इजराइल ले जाना चाहता था, वो चाहता था इजरायली लोगों को ये कहे कि मैं सिक्योर कर दिया इजराइल को, वो नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल है तुर्की को इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि मिलिटरीली कोई ऐसी वॉर ट्रॉफी वहां से लेके जाने की। तो मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म स्टैंड अलोन इंपल्सिव एन एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए है ये सारा कुछ। अच्छा चिश्ती साहब, एक ना अब पहले कह रहे थे 2 हफ्ते, सर एक और मामला आपके सामने रखता हूं और वो मामला है यूएई का। जी मैं ये अर्ज कर रहा था मैं ये अर्ज कर रहा था चिश्ती साहब कि एक स्टेलमेट एक्सटेंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है अपनी शिकस्त, कभी ओमान को कहता है, कभी हमें फ़ोन करता है। तो ये मुझे एक स्टेलमेट लग रहा है और उसका कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। हाउ डू यू थिंक, हाउ यू लुक एट इट? देखिए गाइस साहब, बुनियादी तौर पर स्टेलमेट जिसको आप कह रहे हैं वो स्टेलमेट है नहीं, उसको परसीव ऐसा कराया जा रहा है कि स्टेलमेट है। जो देखिए जंग के अंदर कौन हारा कौन जीता ये तो तारीख फैसला करेगी, लेकिन हमने या मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ एयर पावर और स्ट्रैटेजी ने ये देखना होता है कि किसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे और कितने % हासिल कर पाया। अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बैक बाय इजराइल, उनके पास अनलिमिटेड सोर्सेज के बावजूद वो जो क्लेम किया गया था ओपनिंग स्पीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी 28 फरवरी को, उसमें से कितने हासिल हुए वो शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन लोगों को कंक्लूजन पता है। ईरान का मैंने 28 फरवरी को कहा था कि ईरान ने 2 चीजें करनी है, सस्टेन एंड सर्वाइव, और वो ईरान ने कर लिया और वो नहीं कर सका। वो जितना आप 2 चीजों में मुकाबला होता है साहब, हमें ये देखना है, एक होता है पेन इंड्योर करना और पेन इन्फ्लिक्ट करना। अमेरिका आया था जंग में पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए ताकि एक इंड्योरेंस जो ईरानी की है उसको ब्रेक किया जा सके, वो नहीं टूटी। उल्टा ईरान ने पेन कॉज करना शुरू कर दी और पेन इन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दी स्टेट ऑफ हॉर्मोज की शक्ल में डायरेक्टली,
और इनडायरेक्टली आपने देखा वो मुख्तलिफ शिप्स को अटैक करते रहते हैं, वो एक तरीका हिस्सा है। तो आई थिंक जब तक आपको बार्गेनिंग लीवरेज ना मिले क्लियर कट, आपको नेगोशिएशन टेबल पर आप कंसेशंस कोई नहीं देता। और यहाँ पे स्टेलमेट इसलिए आपको नजर आ रही है, स्टेलमेट इटसेल्फ भी अगर हम मान भी ले थोड़ी देर डिस्कशन के लिए, तो वो भी ईरान की विक्ट्री है। सुपर पावर एक तरफ, इजराइल एक तरफ, और अगर हम कहें स्टेलमेट का मतलब है कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, तो साहब, इसका ये मतलब जो है आप कि ईरान बात जीता। कर रहे हैं, ईरान की विक्ट्री की, हार जीत की बात कर रहे हैं, और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और साथ सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, इसमें नजर ये आ रहा है, दो चीजें आपके सामने रखूंगा और उसमें आपकी रहनुमाई चाहूंगा। एक तो हथियारों से जो है वो अमेरिका जो है वो जंग नहीं जीत सका। अब आज ट्रंप साहब ने कहा कि मैं एक माशी जंग शुरू करने जा रहा हूं, और जबरदस्त हमला जो है वो उन्होंने कर दिया, माशी हमला ईरान पर। अब क्या ईरान जो है इसको भी सह लेगा, और तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका के पास अगला क्या ऑप्शन होगा? दूसरा, अब यूएई के और ईरान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं, और दोनों में इतनी कशीदगी बढ़ चुकी है कि ईरान ने उनके टैंकर पर कब्जा कर लिया, और ईरान ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम पर जो है मिसाइल दागे हैं, ईरान ने कहा कि मैंने नहीं दागे। उनके ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, तजारती ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जो यूएई के थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और साथ ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के माशी हालात इतने खराब हैं, वो कहां से जो है वो सालसी कराएंगे, कैसे वो इन मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो मुआहदे जो हैं वो पूरे करेंगे। तो इस तरह के जो मामलात शुरू हो रहे हैं, क्या इसमें भी इजरायली इन्वायरमेंट है और इंडियन एलिमेंट्स भी इसमें हैं, और दोनों मुल्क जो आमने सामने हो चुके हैं, तो यहां पर भी बड़ी झड़प हो सकती है? मियां साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जंगें लड़ने का मकसद ये होता है कि आप अपना इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ा सकें कि आप अपनी मनमानी फैसले ले सकें। अमेरिका का क्या इन्फ्लुएंस 28 या 26, 27 फरवरी को था इस इलाके में, और आज क्या है, वो तारीख का हिस्सा है। वो मेरे कहने से ना बदलेगा ना इम्प्रूव होगा। जो इन्फ्लुएंस जब आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और खास तौर पर अगर आपने कोई कमिटमेंट दी होती है, कॉन्फिडेंस दिया होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी होती है उन मुल्कों को जो कि मिडल ईस्ट में 19 बेसिस थे, आज वो ना सिर्फ ऑपरेशनल नहीं है बल्कि उनकी सर्वाइवल यहाँ पे खतरे में है, नंबर 1। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि जो इकोनॉमिक थ्रेट है वो बेसिकली एक और अपस्केल किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं ईरान से तो वो लीवरेज नहीं ले सका, लेकिन अगर मैं ग्लोबल प्रेशर बिल्ड करूंगा, ग्लोबल एक जिसको कहते हैं ना कीमत सारी दुनिया जब देने लग जाएगी, तो शायद वो ईरान पर प्रेशर डालेंगे। तो ये सेल्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। जब आप खुद दुश्मन से डायरेक्ट वो बार्गेन ना ले सकें, तो आप उसकी सराउंडिंग में ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका नहीं खुलवा सका तो उसको काउंटर ब्लॉकेड करना पड़ गया। ये भी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है कि आप जो मेन ऑब्जेक्ट से हट के एक काउंटर स्ट्रैटेजी में चले जाए। एक ये पहले सवाल था, ये जवाब ये है। तो मेरा ख्याल है ग्लोबलाइजेशन इसलिए है कि जो जो इफेक्ट होगा वो प्रेशर बिल्ड करेगा ईरान पर। दूसरा जो आप यूएई का कह रहे हैं कि यूएई के साथ कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हुई है, और जो थिंक टैंक कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक यूएई की हुकूमत सरकारी तौर पर हमें कोई ब्लेम करे या हमारी तरफ फिंगर पॉइंटिंग करे, थिंक टैंक से तो बाय डिजाइन भी कराया जाता है और बाय डिफॉल्ट भी कराया जाता है। उसमें हमें उलझने की और परेशानी की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनकी स्टेट कहेगी कुछ, आई थिंक उस दिन हमें सीरियस लेना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएई और ईरान के दरमियान बहुत कशीदा हो गए हैं। और आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूं कि जो तकरीबन जो अटैक किए हैं ईरान ने आउटसाइड ईरान, जिन मुल्कों पर हमले किए हैं, उसमें 49% उसने यूएई पे किए हैं, 16% तकरीबन इजराइल पर किए हैं। अब मैं सिर्फ रेशो इसलिए कह रहा हूं कि वो डिस्टेंस की वजह से उन्होंने 16% भी बड़े इफेक्टिव थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 75 गुना छोटा है जोग्राफियाई लिहाज से ईरान की निस्बत इजराइल। लेकिन यूएई को सबसे ज्यादा टारगेट किया, नोइंगली कि उनका बिजनेस है, उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री है, होटलिंग है, टूरिज्म है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स और बिजनेस सेंटर्स है, वहां पर तमाम के तमाम इफेक्ट हुए हैं। तो आई थिंक वही कशीदगी नजर आ रही है। और बैक करें, आपने मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो जाहिर है इनको नहीं पसंद आ रहा, उनकी ज्यादा एफिलिएशन इजराइल के साथ है, वही नजर आ रहा है। लेकिन मैं ख्याल है कि इस वक्त यूएई डायरेक्टली इंगेज नहीं करना चाहेगा, जैसे उसने पहले नहीं किया। दूसरा, माफ़ी चाहता हूँ इंटरजेक्शन के लिए चिश्ती साहब, इसी पे मैं आपसे क्यों लेके यही बात, ये जो सैंक्शंस हैं अगर आप वो लगाता भी है माशी, तो में उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी जब दो बड़ी ताकतें उनको के लिए ये सैंक्शंस बाइंडिंग नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस वेरी वाइटल इशू। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हमारे साथ बाबर सलीम होंगे, हमारे रिपोर्टर। हम बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस में क्या हसास इदारों के हवाले कर दिया गया है, इसकी तफ्तीश को अगर कर दिया गया है तो इसकी क्यों ये नेसेसिटेट हुआ, इसकी वजह क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर जनाब बाबर सलीम साहब
बहुत शुक्रिया बाबर साहब। बाबर साहब, एक बड़ा मर्डर इन कोल्ड ब्लड हुआ और उसके बाद उससे ज़्यादा बुरा ये हुआ कि हमने देखा कि उस पर कवर अप करने की जो कोशिश की गई और बाद अज़ाम वो भी नंगे होकर रह गए। अब सिलसिला क्या है? क्या ये केस अब हसास इदारों के हवाले कर दिया गया है, और वो कर दिया गया है तो उसकी क्या वजह है, और करंट सिचुएशन और तफ्तीश कहाँ खड़ी है जनाब बाबर साहब? जी बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। असल में अभी तक कोई बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है कि इस केस को किसी हसास इदारे के हवाले किया गया हो, और इस हवाले से हम सुन रहे हैं बातें मुख्तलिफ लोगों से। या मैं ये बता दूं कि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं, मेरे इल्म में जो मेरे राब्तों में कुछ लोग हैं, उनसे ये पता चला कि अपने तौर पे इस केस को कुछ लोगों ने देखा ज़रूर है, लेकिन बाकायदा उसकी तफ्तीश सरकारी सतह पे मुंतकिल हो गई हो किसी को, ऐसा वैसे पॉसिबल एज सच होता नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी एक तफ्तीशी टीम जो है वो इस पे काम कर रही है, उसको डी नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया है। जो तफ्तीश है इस केस की, हनूज़ कई सवालात उसमें खड़े हैं, और जहाँ से ये केस मामला शुरू हुआ था, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक वहीं खड़ा है। जो नई तफ्तीशी टीम है DIG आमिर फारूकी की सरबराही में, अब तक वो उन सवालात के जवाबात हासिल नहीं कर सके हैं जो आपके, मेरे और मुल्क भर के लोगों के जहनों में है। ये कत्ल है या ये खुदकशी है, इस हवाले से भी पुलिस ने अब तक बाकायदा कोई चीज़ क्लियर नहीं की है। कोई शख्स इसमें बराह रास्त मुलव्विस है, कोई गिरोह मुलव्विस है, इस हवाले से भी पुलिस ने अब तक कोई चीज़ जाहिर नहीं की है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इसके मकासद क्या थे, क्यों कर इस कदर बेईमाना तरीके से किसी शख्स की जान ली गई है, इस हवाले से भी पुलिस ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। जी मियां साहब। लेकिन बाबर भाई मामला यह है कि 22 दिन गुजर चुके हैं, कातिल का कोई अता पता नहीं है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्माद का इजहार कर रहे हैं उसके वालिद साहब, और मुसलसल अदम इत्माद का इजहार कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म से आज उन्होंने अपील किया है कि वो खुद निगरानी करें। तो इतनी बदइत्मादी क्या पुलिस को छुपा रही है? अब हसास अदारों का भी नाम आ रहा है कि हसास अदारे इसकी तफ्तीश जो है उसमें शामिल हो गए हैं। ये क्या है? कोई बड़े नाम को क्या छुपाया जा रहा है? क्योंकि उंगलियां तो बहुत उठी हैं। कभी उंगलियां जो हैं वो शर्जील मेमन साहब की तरफ उठ गई, और वो जो है वो अफवाह निकली, फिर हमारे सदर का नाम आना शुरू हो गया। क्या ये सारी अफवाहें ही हैं? पुलिस बेबस है, पुलिस नाकस तफ्तीश कर रही है, पुलिस में कैपेबिलिटी नहीं है, या वाकईतन कोई बड़ी ऐसी कोई चीज है कि जिसको छुपाया जा रहा है और पुलिस बेबस है? मियां साहब, अभी तक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद इस केस को बराह रास्त में इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर रहा हूं, तो हम ये नहीं कह सकते अभी तक कि इसमें कोई बहुत बड़ी शख्सियत मुलव्विस है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी तक तो ये ही समझ नहीं आ कि इनकी जिस जगह से मीर रज़ा की बॉडी मिली है, लाश मिली है, ये मर्डर वहीं पे हुआ है, या फिर इनको रास्ते में से कोई पिक करके ले गया है और कहीं से मार के लाके यहाँ फेंक दिया है। पुलिस के पास CCTV फुटेजेस होनी बहुत ज़रूरी थी। जो 28 की रात है, यानी 27 का दिन गुजर गया है, रात 12 बजे के बाद जब 28 में तारीख दाखिल होती है, उस रात क्या हुआ है? 4:38 तक तो कैमराज में मीर रज़ा नज़र आए हैं। 4:38 के बाद से क्या हुआ है, और फिर 29 को जब दिन में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास डेड बॉडी वहाँ से मिली है, तो इस दौरान क्या होता रहा है? एक कैमरा ऐसा है जो कि जाए वारदात, मतलब जहाँ से लाश मिली है उस मकाम के ऊपर मस्जिद पे लगा हुआ है। उस कैमरा की जो फुटेजेस हैं वो बहुत काउंट करती हैं। पुलिस तो सामने नहीं बाबर ये बताएं, दो सवाल है मेरे बाबर, दो सवाल हैं। क्या वो फुटेजेस मिली हैं बाबर भाई? एक तो ये फुटेजेस मिली हैं, वो मस्जिद वाली फुटेजेस? मियां साहब, वो GNN ने ब्रेक की हैं, हमने अपने नाजरीन तक एक्सक्लूसिवली वो फुटेजेस पहुंचाई हैं। वो 29 तारीख की फुटेज है, यानी 28 का दिन गुजर गया है, रात 12 के बाद 29 में वक्त दाखिल हो गया है, और उस पूरी रात की जितनी हम हासिल कर सके जो एक्टिविटी थी वो हमने दिखा दी है। 28 वो तारीख है जब मीर रज़ा को आखिरी दफ़ा किसी भी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है 4:38 पे सुबह में। उसके बाद क्या हुआ है वो मस्जिद के कैमरे की फुटेज आज तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई है, और मेरा ख्याल है पुलिस को ये चीजें सामने लानी चाहिए। पता चल रहा आगे क्या है। सेफ सिटी वहां पर मौजूद है बाबर भाई, सेफ सिटी वहां पर मौजूद है।
कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट ब्लैंक बनाकर जो है वो उस जगह पर कत्ल किया गया हो जहां पर कैमरे ना हो, या कैमरे हों तो उनका रुख तब्दील कर दिया गया हो? मियाँ साहब, कोई सेफ सिटी मौजूद नहीं है। वैसे ही कराची बेचारा कहाँ से सेफ सिटी है। या तो सुबह दोपहर शाम जिस किस्म की वारदातें रिपोर्ट होती हैं वो हम जानते हैं कि ये शहर के लोगों के लिए कितना महफूज है, लेकिन सेफ सिटीज़ के जो कैमराज हैं वो नहीं है। ये जो मकाम है ये यूनिवर्सिटी रोड से बिल्कुल मुत्तसिल नर्सरी है एक, वहाँ पर है, और उस जगह पे जो है वो तरक्याती काम चल रहे हैं जिसकी वजह से किसी किस्म के कैमराज जो हैं वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। जो एक कैमरा है मस्जिद का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 तारीख की फुटेज पुलिस अभी तक सामने नहीं ला रही। बाज़ ऑफिसर से हमने पूछा, अल्लाह बेहतर जानता है, उन्होंने हमें टहला दिया, झूठ बोला या सच बोला कि जी 28 तारीख की फुटेज मिल नहीं रही है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि हम नहीं, अब आप दो बातें कर रहे हैं बाबर, आप क्या एविडेंस टेम्पर किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्लैरिटी कुछ है कि मोटिव क्या था? देखिए, एविडेंस टेम्पर करना जो है ना वो तो उस वक्त होगा जब प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन होगी ना। पहले दिन क्राइम सीन यूनिट ने आना था जब लाश मिली थी, और वहां से आके उन्होंने डीएनए के लिए स्वैप्स लेने थे, फिंगरप्रिंटिंग करनी थी, जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठा करने थे जहां से लाश मिली है। वो सब तो हुआ ही नहीं ना पहले दिन। क्राइम सीन यूनिट पहले दिन, लाश जिस दिन मिली है, फुटेजेस बता रही हैं क्राइम सीन यूनिट नहीं आया, इनकी लाश को ले जाकर जिना अस्पताल भेज दिया गया। तो जो मकाम जहां पर यह वाक़या हुआ, जहां से गोली का खोल फिर कई दिनों के बाद मिल गया, उस स्पॉट पर क्राइम सीन यूनिट का ना पहुंचना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह से जो एविडेंस कलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं। नंबर 2, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं पुलिस ने मखसूस टाइमिंग्स के हिसाब से लिए हैं। हम ये समझते हैं कि इस किस्म के सेंसिटिव केस में पूरे डीवीआर्स ले लेने चाहिए थे। गुज़िश्ता 2 दिन और उसके बाद आने वाले औकात की फुटेजेस को जांचा जाना चाहिए था। लेकिन देखिए बाबर भाई, एक चीज हजम नहीं होती, वो हजम ये चीज नहीं होती कि देखिए, एक बात ये है कि ये केस तो आपने भी ये बात की कि कराची में तो ऐसे बहुत से क्राइम्स होते हैं, क्राइम तो होते हैं, वहाँ कत्ल भी होते हैं, लेकिन एक कैसे ये ऐसा केस है, ये भी एक कत्ल है, ये अचानक से एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। पहली तफ्तीशी टीम ने नाक़िस तफ्तीश की, किसी और तरफ इसका रुख मोड़ दिया। दूसरी फिर तफ्तीश की टीम जो है वो तश्कील पाई, वालिद जो हैं वो मैदान में आ गए, वकला मैदान में आ गए। इसमें तो फिर ये जाहिर जो हो रहा है, जो हजम नहीं हो रही चीज़, वो ये है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, या छुपाया जा रहा है या किसी को बचाया जा रहा है। देखिए, बादियों नज़र में तो कोई कयास अगर लड़ाना चाहें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भी शख्स को छुपाने, बचाने या किसी के की तरफ पॉइंटेशन करना, मैं बतौर सहाफ़ी, बतौर रिपोर्टर शायद इस वक्त इस स्टेज पे जहाँ ये केस है फौरी तौर पे मुनासिब नहीं समझता। हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे कौन मुलव्वस है अनलेस और अनटिल हम उस शख्स तक पहुँच जाएँ और वो तमाम नाकाबिले तरदीद शवाहिद लोगों के सामने रख सकें। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस की एंड से जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले दिन से इस कदर नाक़िस है कि उनकी इस कमज़ोरी की वजह से इस केस में जो पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं उसने ना सिर्फ लोगों को के जहनों में सवालात खड़े किए हैं बल्कि लोगों को बेचैन कर रखा है। हम बाहर निकलते हैं, लोग सुबह शाम हमसे पूछ रहे होते हैं, बताएं कि जी इस केस में क्या हो रहा है। पुलिस खुद जवाब नहीं दे पा रही। आप इतने दिनों में देख लेना कितने स्टेटमेंट्स हैं नई तफ्तीशी टीम के। इनको चाहिए था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, लोगों के माइंड्स को क्लियर करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि जी हमने अब तक ये कर लिया है, हम आगे ये करेंगे और इस डायरेक्शन में हम इन्वेस्टिगेशन को ले जा रहे हैं। वो तो जवाब ही नहीं दे रही है नई तफ्तीशी टीम। मेरे मैसेजेस पेंडिंग है उनके पास, रिप्लाई नहीं आ रहा है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा उमूमी तौर पर होता नहीं है। जितना डिफेंसिव और चीज़ों को छुपा के काम किया जा रहा है, मैंने इससे पहले पुलिस को इस तरह काम बाबर सलीम, थैंक यू वेरी मच फॉर रिपोर्ट ऑन दिस वेरी ग्रोसम मर्डर जो हुआ है। और ये रोज़ाना हम देखते हैं कि कवर अप्स होते हैं और जो है हमेशा जो पावरफुल लोग जो हैं दे गो स्कॉट फ्री। इसी पे आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम एंड करते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।